नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, हम यहाँ पे लास्ट क्लास हमने जो शुरू करी थी, हमने राज्य के प्रतीक चिन्ह भाग 1 अर्थात कुछ आगे बताए थे, और आज हम शुरू करेंगे राज्य के प्रतीक चिन्ह भाग 2 जो यहाँ पे बचे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम शुरू करते हैं राजकीय पशु, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल राजकीय पशु, राजकीय पशु। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है यह है मास्कस काइसोगास्टस। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टस। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ये कस्तूरी है, कस्तूरी मृग हमारे राज्य का राजकीय पशु है, और कस्तूरी मृग हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग दोस्तों यहाँ पे प्रायः हमारे राज्य में केदारनाथ, इसके लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना करी थी 1972 में। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार स्थापित किया गया था, और इसी के साथ साथ यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में स्थापित की गई थी, जहाँ पे राज्य में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट में पाए जाते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, इस तरीके से जो ये कस्तूरी मृग है यह भी प्रायः ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है, जो 3600 मीटर की ऊंचाई से 4400 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। दोस्तों, कस्तूरी मृग जो यहाँ पे है, कस्तूरी मृग की जो अपनी विशेषता है, कस्तूरी मृग जो मेल होता है इसके नाभि से कस्तूरी निकाली जाती है, और कस्तूरी प्रायः 3 वर्ष के उपरांत निकाली जाती है, और यह कस्तूरी 30 से 40 ग्राम के मध्य निकलती है। मेल कस्तूरी मृग से निकाली जाती है, 3 वर्ष के उपरांत निकाली जाती है, और यह कस्तूरी 30 से 40 ग्राम के बीच होती है। दोस्तों, कस्तूरी मृग जो कस्तूरी होती है यह सुगंधित पदार्थों के प्रयोग में भी इसका प्रयोग लाया जाता है, सुगंधित पदार्थों को बनाने में। और जैसे कोई हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं, जैसे कोई हृदय से रिलेटेड है, या जैसे टाइफाइड या निमोनिया या इत्यादि है, इन चीज़ों की दवाई बनती है कस्तूरी से। और कस्तूरी मृग के शिकार होने का जो मुख्य कारण है वह भी यही है, क्योंकि इसके नाभि से कस्तूरी निकाली जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग की जो प्रजनन धारण करने की अवधि है वो 6 माह है, और प्रत्येक 6 माह के अंतर्गत कस्तूरी मृग बच्चा देता है, और कस्तूरी मृग प्रायः एक बच्चे को जन्म देता है। कस्तूरी मृग एक बच्चे को जन्म देता है। और कस्तूरी जो यहाँ पे होती है, कस्तूरी के भी अलग अलग अपने टाइप्स हैं, कस्तूरी की भी अपने अलग अलग टाइप्स हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ नेपाल में जो कस्तूरी पाई जाती है, नेपाल में जो कस्तूरी पाई जाती है इसको बोला जाता है कपिल कस्तूरी, और कश्मीर में जो कस्तूरी पाई जाती है इसको बोला जाता है पिंगल कस्तूरी, और सिक्किम में जो कस्तूरी पाई जाती है, सिक्किम में जो कस्तूरी पाई जाती है इस कस्तूरी को बोला जाता है कृष्ण कस्तूरी, इस कस्तूरी को बोला जाता है कृष्ण कस्तूरी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कस्तूरी मृग है, हमारे उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ, अस्कोट और अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, फूलों की घाटी में भी पाए जाते हैं। तो राज्य सरकार ने कस्तूरी को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा राजकीय प्रतीक है ये है राजकीय वृक्ष, ये है राजकीय वृक्ष। वनस्पति में 4 चांद लगा देने वाला बुरांस का पौधा। और दोस्तों, बुरांस जो है सदाबहार एवरग्रीन ट्री है, इसमें कभी पतझड़ नहीं होते हैं, इसकी पत्तियां मोटी होती हैं। बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, बुरांस उत्तराखंड का यहाँ पे राजकीय वृक्ष है। और बुरांस
का जो वैज्ञानिक नाम है यह है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और बुरांस दोस्तों यहाँ पे एक सदाबहार वृक्ष है। और दोस्तों बुरांस का जो पौधा है ना, ये प्रायः 1500 मीटर से 4000 मीटर, बुरांस का जो पौधा है यह प्रायः 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। और बुरांस का जो पुष्प होता है दोस्तों, ये अपना अलग अलग रंगों का होता है। बुरांस प्रायः डार्क रेड भी होता है, गहरा लाल, लाइट रेड भी होते हैं, हल्के लाल भी होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बुरांस के जो पुष्प होते हैं ये प्रायः सफ़ेद कलर के भी पाए जाते हैं। यदि हम 11,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर वाले स्थानों पर जाते हैं तो यहाँ पे प्रायः बुरांस के पौधे हमें या बुरांस के पुष्प हमें सफ़ेद प्रकार के दिखते हैं, सफ़ेद रंग के दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भारत में बुरांस की कुल 87 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में बुरांस की कुल 87 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो भारत में बुरांस की रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जो प्रजाति है, इस प्रजाति की खोज दोस्तों भारत में जम्मू कश्मीर में हुई थी। भारत में जम्मू कश्मीर में हुई थी। और दोस्तों जो बुरांस के पुष्प का जो जूस होता है, बुरांस के पुष्प का जो रस होता है, यह काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे कोई रोगी होते हैं, जैसे हृदय से रिलेटेड कोई पेशेंट होते हैं, दांत खास, दमा या अदर कोई चीज़ें होती हैं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बुरांस के जूस का निरंतर सेवन करते हैं तो उनमें इस चीज़ की जो बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और बुरांस का जो पुष्प है इसका प्रयोग रंग बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। बुरांस का पुष्प जो है इसका प्रयोग रंग बनाने में भी लाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ राज्य में जो बुरांस है ना, बुरांस के पुष्प का खिलने का समय है प्रायः मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से वैसाखी, मकर संक्रांति से वैसाखी के मध्य बुरांस का पुष्प खिलता है। इसके बाद इस पुष्प में पतझड़ हो जाता है, इसके पुष्प सूख जाते हैं। मकर संक्रांति हम कह सकते हैं जनवरी से अप्रैल, अर्थात 14 जैन को मकर संक्रांति उत्तरायणी का मेला लगता है बागेश्वर में। और यहाँ 14 अप्रैल के आसपास, 13 अप्रैल के आसपास वैसाखी होती है। साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं बुरांस का जो पौधा खिलता है, इसके खिलने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो जनवरी से सितंबर तक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम नेक्स्ट हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो है राजकीय तितली, राजकीय तितली, स्टेट बटरफ्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों भारत में क्या था ना, हमारे भारत में भारत का राज्य महाराष्ट्र, भारत का राज्य महाराष्ट्र यह पहला राज्य है जिसने 2015 के अप्रॉक्स आसपास एक तितली है जिसका नाम है ब्लू मॉर्मोन। ब्लू मॉर्मोन, ब्लू मॉर्मोन को 2015 में महाराष्ट्र ने अपनी राजकीय तितली स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था। भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र जिसने अपनी राजकीय तितली घोषित करने वाला पहला राष्ट्र है। तो इसी राज्य की तर्ज पर, इसी राज्य की तर्ज पर 2016 में, इसी राज्य की तर्ज पर 2016 में कॉमन पिकॉक, कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर अपनी राजकीय तितली घोषित की थी। और जो ये राजकीय तितली घोषित हुई थी ये महाराष्ट्र सरकार के उसमें आधार तर्ज पर हुई थी। और पेपिलियो वाइनर, पेपिलियो वायनर, पेपिलियो वाइनर दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है पेपिलियो वाइनर। और इसको स्थानीय भाषा में लोग मोर, स्थानीय भाषा में लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है कॉमन पिकॉक को। और दोस्तों कॉमन पिकॉक जो उत्तराखंड की राजकीय तितली है, इसका जो जीवन काल है वो कुल 30 से 35 दिनों तक है। यह जीवित रह सकती है कितने दिनों तक? 30 से 35 दिनों के मध्य तक यह जीवित रह सकती है। और राज्य सरकार द्वारा, हमारी राज्य सरकार द्वारा लच्छीवाला देहरादून,
लच्छीवाला देहरादून और बॉटनिकल गार्डन नैनीताल। बॉटनिकल गार्डन नैनीताल और लच्छीवाला देहरादून में 2 बटरफ्लाई पार्क भी डेवलप किए जा रहे हैं, और बटरफ्लाई पार्क डेवलप किए जा रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे तितलियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संरक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार से दोस्तों 1996 में कॉमन पीकॉक को अपनी सुंदरता के आधार पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भारत के रिकॉर्डों की पुस्तक है, भारत के रिकॉर्डों की पुस्तक है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड करके, जिसका प्रकाशन 1990 से हुआ था, 1990 से हुआ था। कोका कोला के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इन्होंने 1996 में ब्लू मॉर्मॉन को सबसे खूबसूरत तितलियों की श्रेणी में घोषित किया था। तो इस प्रकार से 1996 में ब्लू मॉर्मॉन भारत की सबसे खूबसूरत तितली घोषित हुई थी। और दोस्तों जो ये ब्लू मॉर्मॉन तितली है, ये तिमूर हमारे आसपास इसके वृक्ष पाए जाते हैं, दांत साफ करने के काम आता है, और इसका डंडा भी हम बहुत सी जगहों पे यूज करते हैं। तो तिमूर के पेड़ पर जो ये कॉमन पीकॉक है, ये अंडे देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड की राजकीय तितली है कॉमन पीकॉक। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे राजकीय वाद्य यंत्र, स्टेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, राजकीय वाद्य यंत्र। तो दोस्तों हमारे राज्य में उत्तराखंड में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्र को बजाने के अनुसार या बजने की श्रेणी में इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से अनेक वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है, जो प्रायः फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अनेक वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिन्हें घन वाद्य कहा जाता है। घन वाद्य से तात्पर्य है जो चोट मारकर बजाए जाते हैं। और फिर कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिन्हें चर्म वाद्य यंत्र कहा जाता है, जिनमें प्रायः चमड़ा जड़ा होता है। और कुछ वाद्य यंत्र अन्य तात्य वाद्य यंत्र हैं जिनमें प्रायः तार जड़ा होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे राज्य में सबसे पुराना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ढोल, और ढोल को ही हमारे राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे हमारा राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया है, राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया है। और जो ये ढोल राजकीय वाद्य यंत्र घोषित हुआ था, ये 2015 में हुआ था। इस समय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो हरीश रावत जी थे। और इस ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था भंडारी कमेटी, जिसका नाम था भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी की सिफारिशों से ढोल को हमारे राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। और ढोल एक प्रकार से चर्म वाद्य यंत्र है जिसके किनारों पे जानवरों की का चमड़ा लगा होता है, और इसको हम कहते हैं चर्म वाद्य यंत्र। और दोस्तों ढोल के बीच में अनेक रत्न जैसे चांदी, तांबा और अन्य जो रत्न होते हैं उनसे ढोल प्रायः यहाँ पे जड़ा होता है। और ढोल के साथ प्रायः जो बजाए जाते हैं उनको दमाऊ कहते हैं। दोस्तों इनका प्रयोग हमारे राज्य में कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी देव कार्य या कोई भी अन्य कार्य होते हैं, उनका प्रयोग हमारे यहाँ प्रायः ढोल की ताल से ही शुरू होता है। और दोस्तों हमारे यहाँ ढोल बजाने वाले को प्रायः औजी कहा जाता है, दास कहा जाता है, ढोली कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ढोलों में अनेक तालें होती हैं। ढोलों में जो हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है, ढोलों में अनेक तालें होती हैं, जिनमें से नौबत या निमती ताल है, रहमानी ताल है। दोस्तों इनमें जो नौबत ताल है यह प्रायः प्रातः काल बजाई जाती है और यह प्रायः मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है उत्तम दास, जिनका नाम है उत्तम दास। उत्तम दास राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ढोल सागर के ज्ञाता हैं, ढोल सागर के ज्ञाता है। और किसी ढोल में 22 ताल, किसी ढोल में प्रायः 22 ताल बजाई जा सकती हैं। और यह व्यक्ति उत्तम दास जी 22 तालों को बजाने में सक्षम हैं। इन्हें ढोल सागर के ज्ञाता कहा जाता है। और ढोल का प्रयोग हमारे राज्य में
कोई भी अगर हमारे राज्य में मांगलिक कार्य होते हैं, बिना ढोल की तालों से हमारे यहाँ मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। अर्थात हमारे यहाँ कोई देव कार्य होते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में पूजा है, जैसे हमारे यहाँ देव जो हमारी अलग अलग संस्कृति है, जैसे हमारे यहाँ जागर होते हैं या अन्य कोई कार्य होते हैं, उसमें वह सारे कार्य अर्थात जिसमें देवताओं का आवाहन होता है, जिसमें देवताओं को बुलाया जाता है, ये सारे ढोल की ताल पर ही बुलाया जाता है और ढोल के आधार पर ही बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ढोल को हमारा राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था 2015 में। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा राज्य गीत। यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा राज्य गीत। तो हमारा जो राज्य गीत है दोस्तों, इसको 2016 में, हमारा जो राजकीय गीत है इसको 2016 में एक शिक्षक हैं जिनका नाम है हेमंत बिष्ट जी के द्वारा इसको लिखा गया था। हमारा जो राजकीय गाना है यह इसे हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया था और इसकी जो कुल गायन अवधि है वो 9 मिनट की है। इसकी जो कुल गायन अवधि है ये 9 मिनट की है और इस पे अपने सुर दिए हैं हमारे राज्य के सुरों के जादूगर, जिनको हम कहते हैं हमारे राज्य के सुरों के जादूगर जिनको हम कहते हैं नरेंद्र सिंह नेगी, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह नेगी। काफ़ी प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं और राज्य के गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। और इसमें जो अनुराधा निराला ने भी अपनी आवाज़ दी है, अर्थात मेल वॉइस इसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी का है और अनुराधा निराला ने इसमें फीमेल वॉइस दे रखी है। तो दोस्तों ये हमारा जो राज्य गीत है इसका जो टाइटल है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन। तो दोस्तों ये हमारे पूरे राज्य की संस्कृति को दर्शाता है, हमारे राज्य के खान पान को दर्शाता है, हमारे देवी देवताओं को दर्शाता है। अर्थात इसमें हमारे कुमाऊं और गढ़वाल अर्थात संपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित संस्कृति को दिखाता है। इसमें एक अंतरा कुमाऊनी भाषा में है, एक अंतरा गढ़वाली भाषा में है, कुछ इसमें हिंदी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2016 में हमारा राजकीय गीत यहाँ पे घोषित किया गया था। और जो राजकीय गीत घोषित किया गया था दोस्तों, और इस राजकीय गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे लक्ष्मण सिंह बटोही। जो राज्य गीत चयन समिति थी बटोही, राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वह लक्ष्मण सिंह बटोही थे और इनके आधार पर ही इस गाने को हमारे राज्य का राजकीय गीत निर्धारित किया गया था। और ये हमारे राज्य का एक राजकीय गीत है। आप YouTube में इसको सर्च कर सकते हैं, स्टेट सॉन्ग ऑफ उत्तराखंड डालेंगे तो उसमें ये गाना आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आपने ये जरूर गाना सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे राज्य में अन्य चीज़ें भी यहाँ पे हमारे राज्य के राजकीय प्रतीक हैं। तो दोस्तों जैसे हम कहते हैं हमारे राज्य का राज्य खेल, उत्तराखंड का राज्य खेल, यह राज्य खेल है फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल और इसको 2011 में राजकीय खेल स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ उत्तराखंड घोषित किया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। और इसको कब से बनाया गया था? 2011 से बनाया गया था। तो नेक्स्ट इसमें दोस्तों ये है राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा, सेकेंड स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, ये है दोस्तों संस्कृत। ये है संस्कृत और 2010 में संस्कृत को हमारे राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। और उत्तराखंड संपूर्ण भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत को अपनी दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया था। दोस्तों संस्कृत को हम आदि भाषा के रूप में जानते हैं, अर्थात संस्कृत से ही समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी, संस्कृत को ही समस्त भाषाओं की जननी माना जाता है। तो हमारे राज्य उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है संस्कृत, जो 2010 में बनाई गई थी। तो दोस्तों ये तो था आज का जो टॉपिक, ये हमारे राज्य के राजकीय प्रतीकों से संबंधित टॉपिक था। तो दोस्तों मैंने इससे पहली क्लास भी राज्य के प्रतीक चिन्हों से संबंधित ही पढ़ाई थी, आज भी यही क्लास है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति का अगर आप सामना करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो रेयरली जो
रियली पढ़ना चाहते हैं उन तक यह वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।